लेकिन महाराष्ट्र के अंदर हम कुछ खास जो है सफलता बहुजन समाज पार्टी ने हासिल नहीं कर पाई। तो बहुजन समाज पार्टी का ये सफलता हासिल नहीं करना या फिर आज तक विधायक भी जो है महाराष्ट्र ने नहीं दिया है। तो इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? महाराष्ट्र में वंचित के नाम से कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था। लोकसभा में जो कुछ लोगों ने, जो दुश्मनों ने उनके पीछे खड़े होकर उनके पीछे पैसा और प्रचार यंत्रणा लगाकर उनको बहुत हवा देने का काम किया, उससे बीएसपी का नुकसान हुआ। वो लोगों को दिखे, लेकिन वैसी थोड़े से दिन के बाद में जैसे असेंबली चुनाव हुए, असेंबली चुनाव में उनका जितना वो हवा भरा हुआ जो फुगा था वो फूट गया और बहुत डाउन हुए। साहब के जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी पर हमेशा लोग ये सवाल उठाते हैं कि जिस प्रकार साहब ने मीडिया को खड़ा किया था और उसके बाद वो कांशीराम साहब के जाने के बाद वो टिक नहीं पाया, रह नहीं पाया। तो क्या कारण की वजह से ऐसा हुआ? क्या ऊपर के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर ऐसा हुआ था या फिर यही कार्यकर्ताओं की जो आर्थिक दिक्कतें रही? क्या आपने कैसे देखा है? आपने जो करीब से देखा है? ये जो 80 में बहुजन नायक चलता था वीकली, उसका 50 पैसे से वो शुरुआत हुई थी, फिर 1 रुपया, फिर 2 रुपया उसकी कीमत। लेकिन अब जब जो पार्टी के जो वर्कर्स थे, पार्टी के वर्कर्स के घर में जाता था तो बाहर गांव जो बस से और ट्रेन से गट्ठे भेजा जाते थे, और कुछ कार्यकर्ता लोकल है वो पर्सनली घर घर जाकर बांटते थे। लेकिन अपने यहाँ लोगों को फुकट में पढ़ने की आदत है, खरीद के पढ़ने की बहुत कम है, और अपने समाज में पैसे की भी उस वक्त कमी थी, तो उतने बड़े पैमाने पे खरीद नहीं पाते थे। साथियों जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। इस वक्त हम हैं नागपुर के बहुजन समाज पार्टी के और साथ ही बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के मीडिया प्रभारी उत्तम जी शेवड़े इनके घर पे। और उत्तम जी शेवड़े इनका नाम जो है संपूर्ण महाराष्ट्र की राजनीति में और खास कर ये जो दीक्षा भूमि के जो नागपुर के रहने वाले लोग हैं उस क्षेत्र में, विदर्भ के अंदर में काफी जाना माना नाम है और मीडिया को लेकर उनकी काफी अच्छी पहचान है। जो बहुजन मीडिया की शुरुआत है वो उन्होंने एक ऐसे दौर में की जिस समय बहुजन समाज के लोग जो हैं वो सोच भी नहीं सकते थे, और इस प्रकार का एक बड़ा काम जो है बहुजन समाज के अंदर हुआ है। न्यूज़पेपर के माध्यम से कहो और पत्रिकाओं के माध्यम से कहो, उन्होंने बहुजन समाज के अंदर एक मीडिया को स्टैब्लिश करने का बड़ा काम किया है। और उसके साथ अभी वो बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के मीडिया प्रभारी भी है। तो ऐसे में हम अलग अलग विषयों पर बात करेंगे, मीडिया पर बात करेंगे, सामाजिक चर्चा करेंगे और मूवमेंट को लेकर भी काम करेंगे। और चूंकि वो बहुजन समाज पार्टी से है तो महाराष्ट्र के अंदर जो बहुजन राजनीति है, तमाम चीज़ों को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है शेवड़े साहब आपका। जय भीम। जय भीम। तो सर आज हमारे साथ है और सर के घर पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी और भी काफ़ी सारी किताबें इनके पास जो है कलेक्शन आप देख सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर लिटरेचर वॉल्यूम्स और तमाम अलग अलग किताबें जो बहुजन आंदोलन के लिए पूरक है, वो तमाम चीज़ें जो है वो तमाम कलेक्शन यहाँ पर है। और इस कलेक्शन के आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि इन्होंने जो बहुजन मीडिया एस्टैब्लिश किए, तो उस बात पर पहले तो मैं सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगी क्योंकि बहुजन मीडिया जो है सर, तो आज भी हम देखते हैं बहुजन समाज तो संपूर्ण देश के अंदर कहीं ना कहीं मीडिया के क्षेत्र में मुख्य धारा में नहीं है। और जो कम लोगों का मीडिया है, जिसमें कि सवर्ण है, ब्राह्मण बनियाओं का जो मीडिया है वो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, और जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं उनका मीडिया जो है वो कहीं स्टैंड नहीं हो पाया। तो क्या इसके पीछे कारण मानते हो और कैसे आपको संघर्ष कैसे करना पड़ा मीडिया को स्टैब्लिश करने के लिए? साथियों जय भीम। बहुजन समाज पार्टी का काफ़ी दिनों से मीडिया चल रहा था। मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर, फुले जी से, श्याऊ जी से प्रेरणा लेकर
पत्र पत्रिकाएं बड़े पैमाने पे चलाई हैं। हर वक्त में साहब इस मीडिया को मनुवादी मीडिया कहते थे और हमें मानवतावादी बहुजन मीडिया चाहिए, ऐसा कहते थे। इसलिए मैंने उस टाइटल के आधार पर बहुजन मीडिया नाम से ही टाइटल रजिस्टर्ड किया और हिंदी मराठी दोनों लैंग्वेज का वो मैंने बहुजन मीडिया शुरू किया। 7-8 साल तक वो चला है। हमारे सहयोगी के माध्यम से सहयोगी को फिर सौंपा गया, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला। लेकिन बहुजन मीडिया के माध्यम से हम लोग साहब की इंटरव्यू, बहन जी की इंटरव्यू और पॉलिटिकल जितनी भी अपनी पार्टी की एक्टिविटी उसमें छपाने का चलाने का काम करते थे। और साहब ने जो पत्र पत्रिकाएं चलाई, जैसा कि 80 से बहुजन नायक मराठी जो वीकली है, वो 30 मार्च 80 को नागपुर में उसकी शुरुआत हुई और 14 अप्रैल 84 को जो बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत हुई, उस 30 मार्च 84 को एक दैनिक निकाला गया और उसका नाम है बहुजन टाइम्स। तो वो करीबन अपने एक मूवमेंट का अधिकतर जो नए लोग हैं, आज उसको 38-40 साल हो रहे, लेकिन कुछ लोगों को उसकी जानकारी भी नहीं है। लेकिन पार्टी के माध्यम से एक दैनिक 2 साल तक चला, ये सबसे बड़ी बात है। और आज भी वो डॉक्यूमेंट के तौर पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट करके अपने पास में मौजूद है। सर, जैसे बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए या फिर अभी जैसे आप पब्लिकेशन करते थे, पेपर्स आपने निकाले हैं, तो कैसी दिक्कतों का आपको उस समय सामना करना पड़ा? जैसे कि आपने जो समय बताया है, तो आज से इतने समय पहले तो ये तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता होगा, ऐसा हम अंदाज़ लगा सकते हैं। तो कैसी दिक्कतें, कैसी परेशानी आपको आई? नहीं, दिक्कतें तो एक तो लिटरेचर तो अपने पास में था। मुझे पहले से 84 से लिखने का काफ़ी यानी शौक था, लिखने का, बोलने का और पढ़ने का। ये तीनों चीज़ें आप जो ये लाइब्रेरी जो देख रहे, तो ये पढ़ने का शौक था मुझे, बाकी दूसरा कोई शौक नहीं था। तो हर वक्त में मैं किताबें खरीदने का काम करता था, किसी से मांग कर भी लाने का काम करता था। रद्दी जो छोटी-मोटी जो इसकी दुकानें होती है, जो सेकंड बुक्स वगैरह जो सेकंड हैंड बुक मिलते हैं, वहाँ से भी, वो रद्दी के दुकानों से भी मैंने खरीदने का काम किया। मैटर था, लेकिन बात पैसे की आती है, क्योंकि जो भी लिटरेचर निकालना है, पब्लिकेशन में पैसा लगता है। तो लेकिन पैसे, फिर हमारे एक सहयोगी थे आनंद राहटे जी, जो बैंक के मैनेजर थे और अच्छे राइटर थे। तो मेरे से वो चलाना नहीं जमा, बाकी मैं मैटर देता था, लेकिन पैसे की जो बात थी, तो उसके वजह से उनके तरफ सौंपा गया और आनंद राहटे जी ने उसको कई दिन तक उसको चलाए। अपने यहाँ वो पैसे का ही मामला जो है, वो उसके वजह से अपना लिटरेचर नहीं निकलता, पत्रिकाएं नहीं निकलती। साहब के जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी पर हमेशा लोग ये सवाल उठाते हैं कि जिस प्रकार साहब ने मीडिया को खड़ा किया था और उसके बाद वो कांशीराम साहब के जाने के बाद वो टिक नहीं पाया, रह नहीं पाया। तो क्या कारण की वजह से ऐसा हुआ? क्या ऊपर के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर ऐसा हुआ था या फिर यही कार्यकर्ताओं की जो आर्थिक दिक्कतें रही? क्या आपने कैसे देखा है? आपने जो करीब से देखा है? ये जो 80 में बहुजन नायक चलता था वीकली, उसका 50 पैसे से वो शुरुआत हुई थी, फिर 1 रुपया, फिर 2 रुपया उसकी कीमत। लेकिन अब जब जो पार्टी के जो वर्कर्स थे, पार्टी के वर्कर्स के घर में जाता था, तो बाहर गाँव जो बस से और ट्रेन से गट्ठे भेजा जाते थे और कुछ कार्यकर्ता लोकल है, वो पर्सनली घर घर जाकर बांटते थे। लेकिन अपने यहाँ लोगों को फुकट में पढ़ने की आदत है, खरीद के पढ़ने की बहुत कम है और अपने समाज में पैसे की भी उस वक्त कमी थी, तो उतने बड़े पैमाने पे खरीद नहीं पाते थे। जैसा कि दैनिक भी 2.25 साल चला,
पैसे के आर्थिक जो तंगी है उस जिसको बोलेंगे, जबकि साहब ने स्टार्टिंग में जो लोगों का जोश था, उस जोश के आधार पे 81 की बात है। 81 में मान्यवर साहब ने जो आज जो भंते सुरई ससाई है, सुरई ससाई जी के हाथों स्वयं प्रेस का लोकार्पण साहब ने 80 में किया था, 81 में नागपुर में पार्टी बनने के पहले। अपनी खुद की प्रेस थी, जहाँ से साप्ताहिक निकालते थे, फिर बाद में डेली भी निकालना शुरू हो गया, जो पौने 2 साल चला। लेकिन जो लेबर वर्क पार्टी के जो बामसेप के जो वर्कर थे, यानी जिसको कैडर अपन बोलेंगे, तो कैडर और कर्मचारी ये पैसा नहीं लेते थे, लेकिन जो वहाँ काम करने वाले जो वर्कर थे, तो उनको भी देने के लिए पैसे कम पड़ते थे, पैसे के प्रॉब्लम आते थे। और फिर उन्होंने बीच में एक थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई, कुछ लोगों ने केस डाले थे। वो उनका पेमेंट जो भी उनका स्केल के हिसाब से हमें पेमेंट नहीं मिलता, ये आधार को लेकर कुछ लोगों ने केस भी डाले थे, इसलिए फिर वो डेली बंद भी करना पड़ा, क्योंकि केसेस में हमारे कर्मचारी इन्वॉल्व हो रहे थे, कर्मचारी पे आपत्ति आ रही थी, इसलिए वो डेली पेपर भी बंद करना पड़ा। और रही बात ये वीकली की, तो वीकली साहब तो 24 साल तक चला। 2003 को साहब को ब्रेन स्ट्रोक आया, तो 2003 को ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद में कुछ लोगों ने उस पार्टी को पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चलाने की कोशिश की, जिनके हाथ में साहब ने अखबार दिया था बहुजन नायक। तो इसलिए साहब के बाद में बहन जी ने, जो संगठन होता है, मूवमेंट होती है, मूवमेंट को पैरेलल अगर कोई बात खड़ी करता है तो वो मूवमेंट के हित में नहीं होती, इसलिए बहन जी ने यहाँ का वो अखबार वीकली वो बंद करने का निर्णय लिया। और 2007 तक दिल्ली का जो अखबार है, साहब 2006 को चले गए, लेकिन 2007 तक दिल्ली का वीकली चलाया गया। तो ये एक जो लोग पार्टी पर एलिगेशन लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने मीडिया पर ध्यान नहीं दिया, तो आप देखिए कि मीडिया खड़ा करने के लिए काफ़ी प्रयास हुए, लेकिन वो चल नहीं पाया और उसमें जो दिक्कतें आई, और वो सिर्फ़ दिक्कतें यही है कि पैसों की दिक्कतें। और यकीन मानिए जैसे बहुजन समाज के लोग जो है उसे 85% हम कहते हैं, तो उनके पेपर चल नहीं पा रहे हैं, और जो 3% ब्राह्मण हैं, उनका 5 जन्य जो है वो तब से चल रहा है जब उनकी सरकार भी नहीं थी। तो ये एक चीज़ आपको ऐसा नहीं लगता कि समाज के अंदर ये कमी दिखती है, बहुजन समाज के अंदर, कि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को जो है वो सेकेंडरी समझते हैं। पहले जो है वो जो कुछ भी है उनका पर्सनल लाइफ़ है, उन चीज़ों का ऐसा नहीं लगता? हाँ, ये बात सही है। अभी भी ब्राह्मण्स और बनिया के जो अखबार होते हैं, वो बड़े चाव से लोग पढ़ते हैं, खरीदते हैं और उनको एडवर्टाइज भी देते हैं। अपने जो अखबार होते हैं, वो अखबार में ना एडवर्टाइज देते हैं, ना खरीदते हैं, वो तो फुकट चाहते हैं, तो इसलिए अपने अखबार और ये नहीं चलते। बाबा साहब के भी अगर अखबार की अगर हम स्टोरी देखते हैं, तो एक आना यानी 6 पैसा वगैरह जो उस वक्त में जो उसकी कीमत थी, वो भी लोग दे नहीं पाए थे, और इसलिए बाबा साहब को बहुत बार बंद करना पड़ा, बहुत बार शुरू करना पड़ा। शाहू महाराज ने अगर 2000 रुपये का वो चेक नहीं दिया होता, तो शायद मूक नायक भी नहीं निकल सकता था, ये हालत थी। तो पैसे के वजह से ये जो मूवमेंट का ये जो है, तो ये बात सही है। आप पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और साथ में आपने बहुजन समाज पार्टी के मीडिया को भी करीब से देखा है, और बहुजन मीडिया भी खड़ा करने की आपने कोशिश किया है, वो हिम्मत भी दिखाई है। आज की तारीख में कोई भी जो अपने आप को सक्षम मानता है सर, वो ये सब चीज़ नहीं कर पाता है। तो ये एक और बात मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं जानना चाह रही हूँ कि आप फिर पार्टी के साथ आपका कैसे शुरू हुई थी, मतलब कैसे आप इसके संपर्क में आए, कैसे साहब के संपर्क में आए? कुछ जो आपकी पुरानी बातें हैं, वैयक्तिक जीवन में क्या हुआ, वो भी हम जानना चाह रहे हैं। स्नेहा जी, ये आज से 42 साल पहले की बात है। वैसा 79 को एक नागपुर से लॉन्ग मार्च निकला था। मैं तब 12th की पढ़ाई कर रहा था, और उस लॉन्ग मार्च में 1 महीना मैं औरंगाबाद पैदल गया था, और उस मार्च में
मैं सेंट्रल जेल में भी गया 13 दिन तक। लेकिन जब मैं बाहर आया वो लॉन्ग मार्च मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देने के लिए जो नागपुर के दीक्षा भूमि से जो मार्च मोर्चा निकला था, उसमें मैं 12वीं का स्टूडेंट था 79 में, तब मैं उस मोर्चा में गया था। लेकिन मैं वो 12-13 दिन सेंट्रल जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन जब बाहर आने के बाद में मैंने चंद्रवन नगर में मैं रहता था। चंद्रवन नगर में एक बामसेप का सेंटर था। नानावटे बीडी नानावटे जी ये उसको चलाते थे, उनके घर में ये सेंटर था। तो वहाँ मैंने हु लीड द लॉन्ग मार्च साहब ने ऑपरेस्ट इंडियन की जो मैगजीन है, ये ऑपरेस्ट इंडियन जो मासिक निकालते थे साहब, तो मासिक निकालते थे तो उसमें वो स्टोरी छपी थी कि लॉन्ग मार्च किसने निकाला, उसका नेतृत्व किसने किया, उसके पीछे का क्या षड्यंत्र है, तंत्र है। तो ये पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि ये बात में दम है और ये लिखने वाला कोई और नहीं कांशीराम जी है। तो कांशीराम जी और उनकी मूवमेंट मैंने समझना चाहिए, ऐसा मुझे 80 में लगा। और उसी दरमियान बस वो जैसा मैंने पढ़ा तो वैसा ही मुझे लगा कि ये मूवमेंट और ये आदमी को अपन ने समझना चाहिए। और उसी दरमियान 16 अक्टूबर 81 को कांशीराम जी नागपुर में बाबा साहब के स्टैचू के उद्घाटन के लिए ये बबुलखेड़ा में आए थे। तो बबुलखेड़ा में मैत्री बुद्ध विहार में बाबा साहब का स्टैचू लगाया गया, तो साहब के हाथ से उद्घाटन होना था। तो वो मुझे जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है और मैं उस प्रोग्राम में गया। साहब को पहली बार सुना, देखा। उस वक्त से फिर मैं उस विचारों का हो गया। तो ये तो हुई साहब के साथ आप कैसे इंटरेक्ट हुए, तो उनका प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर किस प्रकार पड़ा और कि क्या कुछ पड़ा? वैसे हम तो देख रहे हैं कि आपने मीडिया जो खड़ा कर पाए, तो वो साहब के बाद आपको उसके बाद आइडिया आई, लेकिन और क्या प्रभाव पड़ा और कितना बदलाव हो पाया ज़िंदगी में? साहब के तो बात से पूरे देश पॉलिटिकल इसमें पूरे देश पे प्रभाव पड़ा। साहब का रहन-सहन, बोलचाल जो भी है और उनकी जो एक्टिविटी रही, उसके आधार पे जो भाईचारा बनाने की जो संकल्पना है साहब की, सारे लोगों को जोड़ना, कैसे जोड़ना, उनकी समस्या को कैसे रखना, कैसे बात करना, ये सारी बातें जो उन्होंने प्रशिक्षित किया। तो साहब के प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी हर सभा, हर बात और हर भाषण एक टीचिंग स्टाइल के तहत था। जैसा आज वो शिक्षक दिन आए करके जो बोला जाता है, तो साहब तो राष्ट्रव्यापी शिक्षक थे। उन्होंने बहुजन समाज को टीचिंग दी और वो शिक्षक के तौर पे उन्होंने पूरे बहुजन समाज का संगठन बनाया। पहला आदमी है कि जो साइकिल से चल के प्लेन तक पहुंचा। 1-1 रुपया मांगने वाला आदमी एक जबान से करोड़ों रुपया कलेक्ट करने की कैपेसिटी पैदा की और एक-एक आदमी को जोड़ने के लिए घर-घर भटकने वाला आदमी, घर-घर जाने वाला आदमी, एक स्टेटमेंट से लाखों लोग कलेक्ट कर रहा था। तो इतनी बड़ी कैपेसिटी, इतना बड़ा करिश्मा मान्यवर कांशीराम जी ने 30-35 साल के कारकिर्द में किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस उपलब्धि का पूरे देश के सारे राजनीति पे असर पड़ा और देश की सारी जो राजनीति है वो उसमें हलचल मच गई। जो पहले तो एक पार्टी सरकार चलाती थी, आज तो स्टेट में भी एक पार्टी नहीं चला सकती। ये हालत अगर किसी ने पैदा की, जो सारे लोगों को, पॉलिटिशियन को मजबूर किया, तो मजबूर करने का काम मान्यवर कांशीराम जी ने किया कि अनेक लोग इकट्ठा आए बगैर या अनेक पार्टियां इकट्ठा आए बगैर ना राज्य की बागडोर संभाल सकते, ना केंद्र की बागडोर संभाल सकते। तो पहले तो कांग्रेस मरे तक पीएम रहते थे, तो उनकी पार्टियां, फिर बाद में धीरे-धीरे जैसी बीएसपी बनी, बीएसपी जैसी मैदान में आई तो धीरे-धीरे कमज़ोर होना शुरू हो गई।
क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जो मूवमेंट बनाई थी, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों की जो मूवमेंट बाबा साहब ने जिस परिवर्तन के लिए बनाई थी, तो वो मूवमेंट को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। इसलिए कांग्रेस को तोड़ने का काम मान्यवर साहब ने किया और कांग्रेस को जैसा-जैसा कमज़ोर करते गए वैसी-वैसी बीएसपी स्ट्रांग होती गई। लेकिन उसी वक़्त में बीजेपी स्ट्रांग हुई, तो साहब ने बोला था कि भविष्य में 2 ही पार्टियाँ बचेगी, बीजेपी और बीएसपी, कांग्रेस खत्म होगी। तो आज आपको नज़र आता है कि कांग्रेस खत्म होती नज़र आ रही है और सारे कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी और कांग्रेस इसमें कोई अंतर नहीं था। तो अगर नेशनल लेवल का अगर देखा जाए, तो बीजेपी और बीएसपी ये 2 ही पार्टी विचारधारा के आधार पर, ताकत के आधार पर, कैडर के आधार पर यही नज़र आएगी। एक संविधान को बिगाड़ने वाली और एक संविधान को बनाने वाली, एक संविधान का विरोध करने वाली, एक संविधान का सम्मान करने वाली। एक फुले शाहू अम्बेडकर का विरोध करने वाली बीजेपी, तो फुले शाहू अम्बेडकर और संविधान का सम्मान करने वाली बीएसपी। इतना अंतर, एक मानवतावादी तो एक मनुवादी, इतना अंतर इस मूवमेंट में रहेगा। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और तीसरे नंबर की पार्टी अभी मानी जा रही है। अभी भी उसका राष्ट्रीयत्व बना हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर हम कुछ खास जो है सफलता बहुजन समाज पार्टी ने हासिल नहीं कर पाई। तो बहुजन समाज पार्टी का ये सफलता हासिल नहीं करना या फिर आज तक विधायक भी जो है महाराष्ट्र ने नहीं दिया है। तो इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? पहले लोग रिपब्लिकन की बात करते थे, जो भी अपने आप को बाबा साहब के फुले शाहू बाबा साहब के लोग मानते थे और अब वो वंचित बहुजन के आघाड़ी के मानते हैं। तो क्या बहुजन समाज पार्टी का कोई भविष्य महाराष्ट्र के अंदर नहीं नजर आता? ऐसे लोगों का मानना है, आपको क्या लगता है? बीएसपी के अलावा तो किसी का भविष्य नहीं है, सिर्फ बीएसपी का ही भविष्य महाराष्ट्र में है। और रही बात रिजल्ट की, तो बाबा साहब के वक्त में अकेली कांग्रेस थी। कांग्रेस और पूरे दलित समाज का नेतृत्व बाबा साहब करते थे। बाबा साहब ने उस वक्त रिजल्ट लाया था। फिर रिपब्लिकन पार्टी को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया और उसके बाद में जो रिपब्लिकन पार्टी के छोटे-मोटे जिसको लोग नेता कहते थे, जो नेता थे ही नहीं, तो उन लोगों को खरीदने का और अपने आप में सम्मिलित करने का उन्होंने काम किया। ऐसे हालत में जब वो रिपब्लिकन पार्टी ज़ीरो पे आई, तब बीएसपी का उदय हुआ और बीएसपी का उदय हुआ। बीएसपी रिपब्लिकन पार्टी के सारे ध्येय धोरण जो है, उनका नीला झंडा, उनका हाथी सिंबल और विचारधारा, ये सारा वही लेकर मान्यवर कांशीराम जी इस विचारधारा को लेकर बीएसपी के माध्यम से आए। अब रही बात यहाँ रिजल्ट क्यों नहीं आया उसकी वजह, तो एक तो बेस वोट जो है, बेस ये बुद्धिस्ट, ये हमारा अपना बेस वोट है। बुद्धिस्ट अगर बीएसपी का जैसा रिपब्लिकन का बेस वोट था, तो रिपब्लिकन का ही बेस वोट जैसा जो बुद्धिस्ट था, वो बीएसपी का भी बेस वोट बुद्धिस्ट है। अब रिपब्लिकन के नाम से आज भी कुछ इमोशनल जो ब्लैकमेलिंग कांग्रेस के माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से या आरपीआई के छोटे-मोटे जो दलाल टाइप के जो लोग होते हैं, इनके माध्यम से या चमचे होते हैं, इनके माध्यम से जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाती, उसके वजह से बुद्धिस्ट समाज भी थोड़ा-सा भ्रमित हुआ है और पूरा बुद्धिस्ट समाज बीएसपी के तरफ में आकृष्ट नहीं हुआ। जब बेस ही पूरा नहीं बना, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और ऐसे हालत में ये जो विरोधी ताकतें हैं, जैसा कि जिसको हम बीजेपी कांग्रेस बोलते हैं, तो बीजेपी कांग्रेस सेना और एनसीपी, ये जो 4 पार्टियाँ, 2 प्रादेशिक पार्टियाँ हैं और 2 ये 3 नेशनल पार्टी, 1 प्रादेशिक पार्टी। तो ये लोग बीएसपी को तोड़ने के लिए, बीएसपी को रोकने के लिए कोई भी आए तो चलता है, लेकिन बीएसपी ना आए, क्योंकि वो तीनों पार्टियाँ एक ही विचारधारा की है, सिर्फ बीएसपी अलग विचारधारा की है, बीएसपी को नहीं चाहते। इसलिए इनको भड़काकर और अपने समाज को तोड़ने का काम करते और अपने लोगों को जो थोड़ा-सा साइड में करने का काम करते। अपन एक तो विचारधारा से पक्के हैं, थोड़ा-सा पैसे से कमज़ोर गिरते हैं और तब भी अपन ने 2004 का अगर चुनाव देखें,
तो 3 लोग स्टेट में सेकंड नंबर पे आए थे। आपके भंडारे का भी एक है, एक इधर हिंगोली का है और नागपुर का भी एक उम्मीदवार अपना सेकंड पे रहा हुआ है। तो अपन सेकंड तक पहुँचे। लेकिन जो बुद्धिस्ट टोटल अगर वन साइड होता है, तो भी विदर्भ में अभी वो बात हम कर रहे हैं कि पूरे विदर्भ का भी अगर बुद्धिस्ट वन साइड होता है और बीएसपी में साथ में आता है, तो भी हम 30-35 सीटें अकेले विदर्भ में 30-35 सीटें एमएलए की जीत सकते हैं और उसके बदौलत हम यहाँ के महाराष्ट्र के शासक भी बन सकते हैं। ऐसा सिचुएशन है। अब रही बात कि अभी तक के जो नहीं हुआ, अब हम लोग आदिवासी समाज को साथ ले रहे, मुस्लिम समाज को साथ ले रहे, ओबीसी समाज को साथ ले रहे और बुद्धिस्ट के अलावा यहाँ चर्मकार है, मातंग है, ये वाल्मीकि है, तो ये भी समाज साथ में आ रहा है और धीरे-धीरे ये बहुजन समाज बनने जा रहा है। और जैसा कि अभी आने वाले 2024 में जो भी चुनाव होगा, तो उसमें बहुजन समाज आपको नज़र आएगा, उसमें भाईचारा नज़र आएगा और अभी तक के जैसा जो भी ज़ीरो बजट रहा, वैसा नहीं रहेगा। ये तो पदाधिकारी आएँगे, जाएँगे, पद कोई किसी का परमानेंट नहीं, लेकिन ये मूवमेंट है। और रही बात अगर साहब ने या बहन जी ने भी अगर चाहा होता, तो यह अभी तक के अनेक एमएलए, एमपी जीत सकते थे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करके। तो ना बहन जी चाहती, ना साहब चाहते थे, ना अभी भी बसपा के कोई नेता नहीं चाहते कि कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो इसलिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए हम हमारे ही बदौलत हम चाहते हैं। क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो हमारे साथ में जो भी लोग आएँगे, वो बड़े हो जाएँगे। हमको उनका वोट ट्रांसफ़र नहीं होता। अभी तक का जो ये रहा कि हमारे वोट उनको मिलते, उनके वोट हमें नहीं मिलते, इसलिए हमें सेटबैक मिलता है। तो इसलिए हम हमारे ही बदौलत बहुजन समाज से ही अलायंस करके, बहुजन समाज में भाईचारा बनाकर हम लोग इस आने वाले 2024 में एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो या जो भी स्थानिक स्वराज्य संस्था का निगम के जो भी चुनाव हो, इसमें हम ज़रूर रिज़ल्ट देंगे, ऐसा अभी लग रहा है। एक और बात, जैसे रिजल्ट की बात किया है आपने, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा चुनाव में रहा 2022 के, तो जो प्रदर्शन रहा उसकी वजह से, अब तो बहुजन समाज पार्टी का एक ही विधायक है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो काफ़ी निराशा जो है वो मिशन मूवमेंट के जो लोग हैं उनके अंदर नज़र आती है। तो ये मैं अंतिम पड़ाव पर हूँ और मैं चाहूँगी कि आप प्रदेश के प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, तो इस निराशा को दूर करने के लिए बहुजन समाज को आप कुछ संदेश दें, अपने तरफ से कुछ मैसेज दें। ये तो राजनीति में चढ़ाव-उतार होते रहता है। तो हम लोगों के पास में था ही क्या? तो हम तो सत्ता पे 4 बार पहुँचे। अब अगर कुछ विरोधी लोग अगर कुछ षड्यंत्र करके कुछ लोगों को बहला के, फुसला के अगर वो थोड़े देर के लिए सक्सेस होते हैं, तो परमानेंट सक्सेस नहीं होंगे। अभी महाराष्ट्र की भी बात लो। महाराष्ट्र में वंचित के नाम से कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था। लोकसभा में जो कुछ लोगों ने, जो दुश्मनों ने उनके पीछे खड़े होकर, उनके पीछे पैसा और प्रचार यंत्रणा लगाकर उनको बहुत हवा देने का काम किया, उससे बीएसपी का नुकसान हुआ। वो लोगों को दिखे, लेकिन वैसी थोड़े से दिन के बाद में जैसे असेंबली चुनाव हुए, असेंबली चुनाव में उनका जितना वो हवा भरा हुआ जो फुगा था, वो फूट गया और बहुत डाउन हुए। आज तो ये हालत है कि उनका नाम लेने लायक कोई नहीं है, कोई उल्लेखनीय नहीं है। तो जो लोग किसी के इशारे पे चलते, किसी के पैसे से चलते, किसी के प्रचार यंत्रणा से चलते हैं, वो ज़्यादा टिकते नहीं। और बीएसपी ये अपने खुद के बदौलत, अपने खुद के ताकत के भरोसे होने से ये यशस्वी होगी। अब रही बात, अगर लोग बोलते हैं कि ये अभी अगर नर्वस है, तो जब 4 बार सरकार बनी यूपी में, तो महाराष्ट्र में भी 10-20 एमएलए चुन के देना था ना। तो अगर बहन जी तो पीएम के रेस में थी, तो बहन जी पीएम के रेस में थी, बहन जी ने इतना काम किया वहाँ,
तो महाराष्ट्र के लोग खुश होकर तो यहाँ एमएलए चुन के देने के लिए क्या अड़चने थी? तो यहाँ के लोग दूसरों के कहने से, यहाँ के मीडिया का मत जानकर या मनुवादियों के वो जो मनोगत होते हैं, उसके इशारे पे अपने मत बनाते। इनको अपना कोई मत नहीं है। अगर अपना मत है, तो बाबा साहब ने तो उस ज़माने में कहा था कि शासक बनो, जबकि वो अपना मकान नहीं था। और मान्यवर कांशीराम साहब ने तो एक प्रदेश में 4-4 बार ये करके बताया। तो जब मान्यवर कांशीराम कर सके, बाबा साहब ने भी किया, तो आज करने के लिए अड़चन क्या है? तो ये इनका हौसला बहुत कमज़ोर है और इनका हौसला बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही और वो होकर रहेगा और आने वाले चुनाव में ये निराशा वगैरह नहीं है लोगों में। ये मीडिया थोड़ा-सा फैलाता है, तो कैडर के लोग कभी ये नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते और होटा परसेंटेज हमारा कभी घसरा नहीं हुआ। हमारे वोट बढ़ते ही जा रहे। ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं आया होगा लेकिन वोट तो हम वोटा परसेंटेज बढ़ते जा रहे। तीसरे नंबर पे है। आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस को पीछे छोड़ के दूसरे नंबर पे, ये पूरे देश में और महाराष्ट्र में भी हम सेकंड नंबर पे रहेंगे और बीजेपी के बाद में हमारा जो अभी थर्ड नंबर पे है, वो सेकंड पे रहेंगे और हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, ना केंद्र में बनेगी, ना अनेक राज्यों में बनेगी। ये हालत हम पैदा करेंगे और बहन जी के नेतृत्व में सारे लोगों का भरोसा है और अभी तो उनके साथ में आकाश आनंद जी एक युवा नेतृत्व जुड़ गया है। युवा नेतृत्व बहुत ताकत से आगे आया है, तो इसलिए आकाश आनंद जी के माध्यम से पूरे देश का युवा, अभी जो चेन्नई की जो रैली वगैरह जिन लोगों ने देखी होगी, तो ऐसा लगता है कि अभी जो नया नया सवेरा या नया जोश कार्यकर्ताओं में बड़े पैमाने पे आया है, तो सक्सेस ज़रूर होगी अभी। तो बड़ी सकारात्मकता के साथ उन्होंने जो है अपना विश्वास जताया है और ये विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगातार संघर्ष तो करना पड़ेगा। जिस बहुजन समाज के लोगों को हज़ारों-हज़ारों सालों तक मान-सम्मान छोड़ो, पानी भी पीने नहीं दिया गया, उसकी छाँव से भी लोग अपवित्र हो गए। तो इतना अपवित्र मानने वाले लोगों को शासक कौम बनना कोई आसान काम तो नहीं होगा और वही जो विचार है वो बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के मीडिया प्रभारी उत्तम जी शेवड़े का है और इस विचार को लेके आपका क्या मानना है इनकी कही हुई बातों को लेकर आप कहाँ तक समझ पाते हैं, चाहे फिर वो बहुजन मीडिया हो या फिर सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से आपकी कितनी सहमति है, असहमति है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के मीडिया प्रभारी उत्तम जी शेवड़े। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और हमें समय दिया। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में बताएँ कि सर की कही हुई बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर-घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।